हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जो हमारी 10 क्वेश्चनों की श्रृंखला चल रही थी, बाल विकास के 10 क्वेश्चन, वो ऐसे क्वेश्चन जो पूर्व में परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और जो आपको कहीं भी किसी भी किताब में नहीं मिलेंगे। दोस्तों, किसी भी सब्जेक्ट में पकड़ बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि किसी भी राज्य के हों चाहे क्वेश्चन, चाहे यूपी टेट के हों या हरियाणा टेट के हों, राजस्थान के हों, एमपी के हों, सी टेट के हों, कहीं के भी क्वेश्चन हों दोस्तों, उन पुराने क्वेश्चनों का अध्ययन करना सबसे अच्छा तरीका है किसी भी विषय में पकड़ बनाने के लिए। अगर आपको यह पता है कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, कितना डीप क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उस सब्जेक्ट में आप उस हिसाब से पढ़ाई करेंगे और उस सब्जेक्ट में आपकी अच्छी पकड़ हो जाएगी। दोस्तों, आज मैं ऐसे ही क्वेश्चन लाया हूँ जो बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हैं, जो आपको किसी किताब में देखने में नहीं मिलेंगे। दोस्तों, चलिए ज़्यादा समय ख़राब ना करते हुए क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। संज्ञानात्मक विकास की कौन सी उप अवस्था स्पष्ट होती है जब एक बच्चा अपनी पसंदीदा नर्सरी कविता देखने के लिए आईपैड पर प्ले बटन दबाना सीखता है? दोस्तों, यह क्वेश्चन है जो हमारे जो जीन प्याजे हैं उनके संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से उठाया गया है दोस्तों। और यह सिद्धांत है जो उनकी जो फर्स्ट स्टेज है दोस्तों। फर्स्ट स्टेज कौन सी होती है? वो होती है दोस्तों संवेदीगामक अवस्था। संवेदीगामक अवस्था दोस्तों जीन प्याजे ने 6 उप अवस्थाओं में बांटा है दोस्तों। उन 6 उप अवस्थाओं से दोस्तों यह क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसी कौन सी उप अवस्था है जिसमें एक बच्चा अपनी पसंद की नर्सरी कविता देखने के लिए दोस्तों आईपैड पर प्ले बटन दबाता है। आईपैड होता है एक मोबाइल जैसा, उस पर प्ले का बटन दबाता है। तो दोस्तों, यह क्वेश्चन सबसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था जो वर्ग 1 में पूछा गया था। यह किसी भी किताब में नहीं दिया गया है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ें और इसको नोट कर लें दोस्तों। यह क्वेश्चन क्योंकि DSSB एग्ज़ाम में भी अभी पूछा गया है 2022 के एग्ज़ाम में। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा माध्यमिक योजनाओं का समन्वय। नर्सरी कविता में देखने के लिए आईपैड पर जब प्ले बटन दबाना सीखता है दोस्तों, तो 6 उप अवस्थाओं में से माध्यमिक योजनाओं का समन्वय जो अवस्था होती है, उस अवस्था में बच्चा प्ले बटन दबाना सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन प्याजे के अनुसार वह प्रक्रिया जिसमें नई जानकारी के प्रकाश में हमारे मौजूदा स्कीमा को बदलना शामिल है खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, आपको मैंने जीन प्याजे से संबंधित जो थ्योरी पढ़ाई थी उसमें बताया था कि जीन प्याजे में कुछ शब्द होते हैं दोस्तों। उन शब्दों से दोस्तों हमेशा क्वेश्चन आता है। जैसे दोस्तों, इसमें जो चारों शब्द दिए गए हैं, एकोमंडेशन, ऑर्गेनाइजेशन, एसिमिलेशन और इक्विलिब्रेशन, दोस्तों इनसे क्वेश्चन हमेशा बनता है। चारों शब्दों से क्वेश्चन बनता है। तो दोस्तों, आज मैं इनको आपको अच्छे से क्लियर करवा दूंगा कि कौन सा शब्द का क्या अर्थ होता है। दोस्तों, क्वेश्चन में पूछा गया है कि वह प्रक्रिया जिसमें नई जानकारी के प्रकाश में हमारे मौजूदा स्कीमा को बदलना शामिल है। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जहाँ बदलना या परिवर्तन पुरानी जानकारी में संशोधन करना होता है नई जानकारी में परिवर्तनशील करने के लिए, तो दोस्तों वहाँ पर क्या होता है, हमेशा एकोमंडेशन होता है। अब दोस्तों, इसको हिंदी में लिखा गया है आवास, जबकि इसको हिंदी में बोलते हैं समायोजन। एकोमंडेशन को क्या बोलते हैं? समायोजन। इसीलिए आपको हमेशा है दोस्तों इंग्लिश शब्द याद रखना होगा। जो जितने भी शब्द हैं उनके उसमें इंग्लिश शब्द याद रखना होगा, क्योंकि हिंदी में हमेशा परिवर्तित होता रहता है। तो आपको ध्यान रखना है, जहाँ परिवर्तन की बात की जाए, मौजूदा स्कीमा में बदलना अगर किया जाए, तो वहाँ पे हो जाता है दोस्तों एकोमंडेशन। और पुरानी जानकारी के आधार पर नई जानकारी को उसी पुरानी जानकारी में दोस्तों बदल देना, वो होता है एसिमिलेशन या आत्मसातीकरण। जैसे एक बच्चा है, एक कुत्ते को देखता है, अपने घर के आसपास कुत्ते को देखता है, फिर वो घर से बाहर निकलता है तो एक गाय को देखता है दोस्तों। तो गाय को भी वह देखता है कि इसके भी 4 पाँव हैं, कुत्ते के भी 4 पाँव हैं, तो दोस्तों उसको भी बोल देता है कि देखो यह कुत्ता है। तो दोस्तों, उसने पुरानी जानकारी के आधार पर नई जानकारी को वैसे ही बोल दिया दोस्तों, तो वह हो जाता है आत्मसातीकरण। लेकिन जब उसकी दोस्तों माँ बोलेगी कि नहीं बेटा, यह क्या है कि कुत्ता अलग होता है और जो गाय है वो अलग होती है, तो क्या है, वो अपनी स्कीमा में परिवर्तन कर लेता है दोस्तों, कि एक गाय का स्कीमा अलग बना लेगा और कुत्ते का स्कीमा अलग बना लेगा दोस्तों। वह होता है समायोजन। जब उसको अपनी स्कीमा को बदल देता है दोस्तों, तो वहाँ होता है समायोजन, और उसको बोलते हैं एकोमंडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किसे अधिगम का एक संज्ञानात्मक रूप नहीं माना जाता? ऑप्शन फर्स्ट विकेरियस कंडीशनिंग, प्रत्यधिकृत अनुबंधन, और दूसरा है अव्यक्त अधिगम, तीसरा है विश्लेषणात्मक अधिगम, और चौथा है शास्त्रीय अनुबंधन। दोस्तों इन सिद्धांतों में से आपको बताना है कि कौन सा एक संज्ञानात्मक रूप नहीं है। दोस्तों जिसको विकेरियस कंडीशनिंग बोलते हैं या प्रत्यधिकृत अनुबंधन, दोस्तों हिंदी शब्द तो बहुत कम याद होते हैं, इसका इंग्लिश सबसे सही रहता है कि विकेरियस कंडीशनिंग। दोस्तों विकेरियस कंडीशनिंग भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और किताबों में आपको कहीं भी लिखा नहीं मिलेगा कि विकेरियस कंडीशनिंग किसने दी है। तो दोस्तों विकेरियस कंडीशनिंग को ही सामाजिक अधिगम का सिद्धांत बोलते हैं, जो कि अल्बर्ट बांडूरा के द्वारा दिया गया था। दोस्तों यह किसने दिया है? अल्बर्ट बांडूरा के द्वारा दिया गया है विकेरियस कंडीशनिंग। और दोस्तों जो अव्यक्त अधिगम है या जिसको बोलते हैं लेटेंट लर्निंग, दोस्तों अव्यक्त अधिगम है यह दिया था दोस्तों टोलमैन ने। और टोलमैन ने क्या है दोस्तों, एक भूल भुलैया पर प्रयोग किया था और चूहे पर प्रयोग किया था। तो यह क्या है? लेटेंट लर्निंग या अव्यक्त अधिगम, यह भी संज्ञानात्मक विकास में आता है। और दोस्तों ऑब्जर्वेशन लर्निंग या विश्लेषणात्मक अधिगम, दोस्तों विश्लेषणात्मक अधिगम भी है जो अल्बर्ट बांडूरा के द्वारा दिया गया था, यह भी संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में आता है। तो दोस्तों इसमें जो लास्ट का हो जाएगा क्लासिकल कंडीशनिंग, दोस्तों यह गलत हो जाएगा क्योंकि दोस्तों यह प्राचीन अनुबंधन है या शास्त्रीय अनुबंधन है, यह पावलाव के द्वारा दिया गया था, यह संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में नहीं आता है। तो आपको ध्यान रखना होगा विकेरियस कंडीशनिंग, अव्यक्त अधिगम और ऑब्जर्वेशनिंग लर्निंग तीनों आते हैं संज्ञानात्मक विकास में, लेकिन जो शास्त्रीय अनुबंधन है वह उसमें नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का उपयोग छात्रों को विषय के बारे में उत्सुक बनाने के लिए किया जाता है? देखो इसमें दोस्तों आपको कीवर्ड को पकड़ना होता है कि विषय में उत्सुक बनाने के लिए किस है जो मतलब सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है पहले से पता होना। अगर दोस्तों पहले से पता होगा तो उसमें उत्सुकता नहीं आएगी। जानने की इच्छा, चलो ठीक है यह हो सकता है, विलिंग टू नो। जानने की इच्छा का ना होना, दोस्तों इसको तो आप वैसे ही गलत कर दोगे, मतलब थर्ड है और जो फर्स्ट है इनको तो वैसे ही गलत कर दोगे। अब चौथा है पता ना होना, मतलब डोंट नो। अब इस दो में से आपको गैस करना है कि कौन सा आपका आंसर सही होगा, पता ना होना या जानने की इच्छा। दोस्तों जानने की इच्छा से अच्छा है कि पता ना होना। अगर बच्चे को उस बारे में कुछ भी पता नहीं है तो दोस्तों क्या है वह उसको जानने के बारे में बहुत ज़्यादा है जो इच्छुक होगा या उत्सुक होगा। तो इसके लिए मतलब इसका जो लास्ट आंसर है इसका यह सही हो जाएगा कि किसी भी सिद्धांत का उपयोग मतलब छात्रों के विषय में के बारे में उत्सुक बनाने के लिए है जो पता ना होना सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। दोस्तों आप देख सकते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन जो पीईबी और जो बाल विकास में पूछे जाते हैं अदर स्टेट के एग्जाम में। पियाजे ने क्षमताओं और योग्यताओं को यह नाम दिया है। दोस्तों यह बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन सिंपल होने के साथ साथ दोस्तों यह कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है, इसलिए इस क्वेश्चन को बार बार शामिल करने का यही कारण है कि आपको यह क्वेश्चन रट जाए। तो दोस्तों क्षमताओं और योग्यताओं को जीन पियाजे ने क्या कहा है दोस्तों, उसको कहा है स्कीमा। मतलब जो किसी वस्तु के बारे में आपके सोचने की जो शक्ति होती है दोस्तों, नई नई स्कीम या उसके बारे में नई नई बातें आप सोचते हो दोस्तों, वही होता है स्कीमा। कि आपके दिमाग में किसी वस्तु या किसी कार्य के प्रति क्या क्या स्कीम दिमाग में आ रही हैं दोस्तों, वही होता है स्कीमा। और समायोजन को पिछले क्वेश्चन में हम समझा चुके हैं, आत्मसातीकरण को भी समझा चुके हैं। और दोस्तों ईगो सेंट्रिज्म या अहम केंद्रवाद क्या होता है दोस्तों, यह होता है कि बच्चा है जो सोचता है कि जैसे हम सोच रहे हैं वैसे ही सामने वाला सोच रहा है। मतलब उसके भाव में मतलब उसकी सोच में जो क्या होता है कि सामने वाले के विचारों को वह नहीं समझ पाता है, वह सिर्फ स्वयं के विचारों को ही समझता है, तो वह होता है ईगो सेंट्रिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इस समझ को संदर्भित करता है कि वस्तुएं तब भी मौजूद रहती हैं जब उन्हें देखा या अनुभव नहीं किया जा सकता। दोस्तों यह क्वेश्चन भी बार बार घुमा फिरा के पूछा जाता है, कभी कैसे ही घुमा दिया जाएगा, कभी कुछ प्रकार से क्वेश्चन दे दिया जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन को भी शामिल करने का यही उद्देश्य है कि आपको यह क्वेश्चन भी रट जाए, अलग अलग प्रकार से भी क्वेश्चन आए तो भी आपसे बन जाए।
तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, वस्तु स्थायित्व या ऑब्जेक्टिव परमानेंस। दोस्तों पिछले क्वेश्चन में भी आपको मैं समझा चुका हूँ पिछले वीडियो में कि मतलब अस्तित्व ना होने पर जो वस्तुएं मौजूद रहती हैं, मतलब बच्चा है जो जब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है 2 से 7 वर्ष की अवस्था, नहीं दोस्तों यह क्या है, इंद्रियगामक अवस्था में पाया जाता है, लेकिन किताबों में आपको पूर्व संक्रियात्मक में मिलेगा, वह गलत है। इंद्रियगामक अवस्था में पाया जाता है 18 से 24 माह की अवस्था में। उस अवस्था में वस्तु स्थायित्व बच्चे में विकसित हो जाता है कि वस्तुएं जब मतलब मौजूद नहीं होती हैं तब भी उनको देखा या अनुभव किया जाता है, वह होता है दोस्तों वस्तु स्थायित्व। और जीववाद में आपको समझा चुका हूँ कि निर्जीव वस्तुओं की सजीव वस्तुओं से तुलना करना या मानवीय गुणों से तुलना करना, वह होता है जीववाद। और संरक्षण दोस्तों क्या होता है कि एक जो जैसे एक गिलास है दोस्तों, या एक छोटी लंबी गिलास है और एक चौड़ी गिलास है दोस्तों। अगर बच्चा क्या है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है और दोनों में आधा आधा लीटर पानी भर दिया जाए तो बच्चा बोलेगा कि जो चौड़ी गिलास में उसमें कम पानी है और जो लंबी गिलास में उसमें ज़्यादा पानी है, जबकि पानी उसमें बराबर है आधा आधा लीटर। लेकिन दोस्तों जब वह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ जाता है जो 7 से 12 वर्ष के बीच में होती है, तब उसमें संरक्षण का गुण है जो आ जाता है। वह समझने लगता है कि अगर चीज़ें समान हैं, अगर उसको आयतन भार उसकी लंबाई चौड़ाई में अगर परिवर्तन कर दिया जाए तब भी चीज़ें क्या है समान रहती हैं। तो यह होता है दोस्तों संरक्षण। और जो मन का सिद्धांत है दोस्तों, मन का सिद्धांत कुछ भी नहीं होता है, यहाँ से ये ऑप्शन में डाल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन मानता था कि शिक्षकों द्वारा छात्रों को शोध और रचना में प्रवीण करने के लिए उनकी प्राकृतिक प्रवृत्ति को उभारना चाहिए। दोस्तों कुछ सिद्धांतकार उनके नाम दिए गए हैं कि यह कौन मानता था कि प्राकृतिक प्रवृत्ति को उभारना चाहिए अगर उनको रचना में प्रवीण करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है जीन पियाजे, दूसरा है जीन लावे, फिर है जॉन फेरोल और फिर है जॉन डुई। दोस्तों इसमें जो जीन लावे है यह तो गलत है, आपको ने कहीं भी इनका नाम नहीं पढ़ा होगा, और जॉन फेरोल का नाम भी नहीं पढ़ा होगा। अब 2 ऑप्शन है जॉन डुई या जीन पियाजे। मतलब कौन प्राकृतिक प्रवृत्ति पर ध्यान ज़्यादा देता था रचना में प्रवीण करने के लिए। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वह आंसर है इसका जॉन डुई। जो जॉन डीवी हैं दोस्तों, यह क्या है, इन्होंने प्राकृतिक वातावरण पर ज़्यादा ध्यान दिया है। अगर किसी बच्चे को क्या है शोध और रचना में प्रवीण करना है तो प्राकृतिक प्रवृत्ति को उभारना चाहिए। तो इसका है जो आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में शब्द खोजने की समस्या का निदान होता है। बच्चों में शब्द खोजने की समस्या का निदान होता है। दोस्तों अधिगम विकार जो रहते हैं उनसे भी एक क्वेश्चन हमेशा बनता है। अधिगम विकार आपको बहुत अच्छे से पढ़ने होंगे और इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि कौन कौन से अधिगम विकार ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो शब्द खोजने की समस्या का निदान दोस्तों कौन सा होता है, यह होता है डिस्नोमिया। डिस्नोमिया में क्या है, बच्चा शब्द नहीं खोज पाता है या कोई जो शब्दावली दी रहती है उसमें उसको शब्द खोजने में समस्या होती है, वह मतलब विकार होता है डिस्नोमिया। और डिस्टोपिया दोस्तों, डिस्टोपिया नाम का कोई विकार होता नहीं है। अब जो इसमें 2 शब्द और दिए गए हैं, फर्स्ट है डिसलेक्सिया और डिस्कैल्कुलिया। इनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है कि डिसलेक्सिया क्या है और डिस्कैल्कुलिया क्या है। तो दोस्तों जो डिसलेक्सिया है, अगर पढ़ने से संबंधित अधिगम विकार है, जैसे एक दोस्त मतलब बच्चा है वह राम है, राम को मतलब उल्टा लिखता है, मतलब लिखना या पढ़ना उल्टा सीधा मतलब बोलता है। जैसे WAS है, WAS को क्या लिखता है, SAW लिखता है। तो मतलब शब्दों को उल्टा लिखना या उल्टा पढ़ना दोस्तों वह क्या होता है, डिसलेक्सिया, पढ़ने से संबंधित। दोस्तों जो डिसकैल्कुलिया है, डिसकैल्कुलिया दोस्तों गणित से संबंधित होता है। गणितीय मतलब जो संक्रियाएँ होती हैं उनको अगर बच्चा नहीं कर पा रहा है तो उसको डिसकैल्कुलिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 साल का बच्चा अपनी माँ को एक कुत्ते से अलग कर सकता है, यह निम्नलिखित संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में से किसके कारण है। दोस्तों घुमा फिरा के हर बार क्वेश्चन वहीं से पूछा जाता है जो जीन पियाजे के क्वेश्चन के मतलब आसपास रहता है। जो 5 साल का एक बच्चा है अपनी माँ को एक कुत्ते से अलग कर सकता है, यह निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में के कारण होता है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है अवधारणा, अवधान, संवेदना या बोध। दोस्तों एक कुत्ते से अलग करना, एक 5 साल का बच्चा है तो दोस्तों क्या हो सकता है कि वह मतलब अपनी माँ को एक कुत्ते से अलग करेगा। तो दोस्तों जो इसका
वो आंसर है दोस्तों वह हो जाएगा अवधान या अटेंशन। अटेंशन के कारण दोस्तों बच्चा है जो अपनी एक मतलब उसको डर बना हुआ है कि ऐसा ना हो कि कुत्ता है जो अब मेरी माँ को काट दे या कुछ भी कर दे, इसलिए वो अपनी मतलब माँ को उससे अलग कर देता है कुत्ते से। नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञानात्मक विकास के खालिस्तान अवस्था के दौरान बच्चे वस्तुओं में हेर फेर करके ज्ञान प्राप्त करते हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि जब इंद्रियों से बच्चा सीखता है, वस्तुओं को हेर फेर करके मतलब इंद्रियों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है, तो वह होती है सेंसोरी मोटर स्टेज। मतलब जो संवेदीगामक अवस्था है, जिसको हिंदी में संवेदीगामक अवस्था बोलते हैं, उसमें बच्चा क्या है वस्तुओं को हेर फेर करके ज्ञान प्राप्त करता है। और जिसकी अवधि होती है वह होती है 0 से 2 वर्ष। और जो औपचारिक संक्रियात्मक है दोस्तों यह होती है 12 वर्ष के बाद। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है या तीसरी अवस्था है यह होती है 7 से 12 तक। और जो पूर्व संक्रियात्मक है यह होती है 2 से 7 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों आज के इसमें 10 क्वेश्चन थे जो समाप्त हो चुके हैं। अगर आपको यह दोस्तों वीडियो अच्छे लग रहे हैं, अगर आपको जो क्वेश्चन में शब्द दिए रहते हैं उसको समझाने का तरीका दोस्तों अच्छा लग रहा है, तो आप वीडियो को दूसरे दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।